पीएसएल की आपको एक मैसिव अपडेट देने जा रहा हूं। क्या अपडेट है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। साथ ही साथ ये बाबर आजम कर तो कर क्या रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का सेकंड टी20 मैच रात को है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं पीएसएल के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि दो न्यू टीम्स आ गई हैं। हर एक के माइंड में एक ही सवाल है, ड्राफ्ट 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 या ऑक्शन। तो मैं आपको एक पहले चीज क्लियर कर दूं। देखो, पीसीबी कहता है कि आ जाओ ऑक्शन के ऊपर, आपने अगर ऑक्शन करनी है तो आ जाओ। लेकिन जो मालकान है ना, वो नहीं मानते। अब आपको अगर ऑक्शन करनी है ना, तो आपको अलग से $2 मिलियन का बजट चाहिए। अब हर टीम तो ये नहीं ना अफोर्ड कर सकती। और फिर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, 8 टीमें है ना, इनमें से जो 3 टीमें हैं वो 100 करोड़ प्लस की हैं। एक तो 185 करोड़ की, एक 175 करोड़ की, और मुल्तान भी 100 करोड़ प्लस की। बाकी जितनी भी टीमें हैं 67, 66, 55, 40, 35 करोड़ की हैं। लेकिन इनको सालाना पे कम करना है, लेकिन जो पीएसएल खत्म होगी जो प्रॉफिट आएगा वो हर एक में इक्वल डिवाइड होना है। तो इस चक्कर में जो बाकी टीमें हैं ना, उनको नुकसान होगा अगर वो ऑक्शन के ऊपर भी जाते हैं। जो महंगे महंगे प्लेयर बिकेंगे, तो इसलिए काफी सारी टीमें इस चीज के ऊपर भी नहीं मानती। खैर, जो ड्राफ्ट है ना, उसकी एक अपडेट सामने आ रही है। वो ये है कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, ये वो जिसको कहते हैं द मूवमेंट आपकी जो दो न्यू टीम्स आई हैं, वो अपना नाम रिवील कर देंगी। अपनी जर्सी मतलब कि उन्होंने रिवील कर दी, एक दफा नाम रिवील हो गया, उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा रिटेंशन के ऊपर। रिटेंशन 3 या 4 प्लेयर्स की होगी। और मैं आपको इतना बताता चलूं, मोहम्मद रिजवान जो है वो सियालकोट स्टैलियंस के कप्तान बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पे जो जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमजा साहब, उन्होंने इस चीज को कहा कि उनको रिजवान काफी ज्यादा पसंद है। इसी के साथ साथ उसामा मीर, मुल्तान सुल्तान का बॉलर, ये भी मुझे सियालकोट स्टैलियंस के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये कैसे बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो, हर टीम में 3 से 4 खिलाड़ियों को रिटेन करना है। मुल्तान सुल्तान से ऑलरेडी रिजवान ने डिजाइन कर दिया हुआ है। अब पीसीबी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के आगा सलमान को मुल्तान सुल्तान का कप्तान बनाने वाली है। तो प्लेयर्स शफल होंगे। होना बताऊं क्या है, पिशावर ने अपने 3 प्लेयर्स रिटेन कर लिए, बाकी पूरे स्क्वाड को रिलीज करेगी। इसी तरीके से लाहौर होगी, कराची होगी, कोयटा होगी। जो प्लेयर्स बचेंगे उनमें से भी ये फ्रेंचाइजीज रिटेन कर सकती हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज वो ये है कि ये अब डायरेक्ट प्लेयर से बातचीत भी कर सकती हैं। आपने अफवाहें सुनी होगी साइम अयूब पेशावर से खेलना नहीं चाहते। इनमें से कोई फ्रेंचाइज कह दे, साइम आप हमारी टीम के कप्तान हो, अगले 3 साल के लिए आप हमारी टीम के अंदर आ जाओ, आपको हम प्लेटिनम के अंदर पिक भी करेंगे, कप्तान भी आप होगे। तो साइम फिर पेशावर वालों को कहेगा, मैं इस दफा रिटेंशन में नहीं आना चाहता, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इस टीम की सियालकोट की या हैदराबाद की कप्तानी कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो हैदराबाद का कप्तान बनकर आ जाए, ये पॉसिबल है। तो कहने का मकसद ये है कि रिटेंशन ऐसे चलेगी। इसके बाद जब इनके नाम आ जाएंगे, अपने अपने सारे प्लेयर्स रिटेन कर लेंगे, फिर जिसको कहते हैं ना ड्राफ्टिंग की कहानी शुरू होगी। और ड्राफ्टिंग जो है ना वो बहुत जल्दी होती हुई नजर आ रही है। अब आपको एक और बड़ी अपडेट देता हूं। हैदराबाद के फैंस और सियालकोट के फैंस परेशान मत हो। पीएसएल इस साल तो नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांस है कि अगले साल इन दोनों शहरों में से किसी एक शहर के अंदर पीएसएल आपको नजर आएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो न्याज स्टेडियम है आपका हैदराबाद का, जो कंपनी ने जिसने लिया एफकेएस किंग्समैन जो ग्रुप है, फवाद सरवर साहब, वो ऑलरेडी यूएसए के अंदर हॉस्टन के अंदर एक बड़ा हैवी किस्म का इंटरनेशनल स्टेडियम बना चुके हैं। इसके अलावा वो यूएसए के अंदर एक और स्टेडियम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पीसीबी से हमने बिड की बात करने से पहले हमने ये कहा था कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेडियम्स का। ये उनके अल्फाज से, मैं आपको उनके अल्फाज पूरे के पूरे पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं कि ना, बिफोर सबमिटिंग द बिड वी टॉक विद द पीसीबी अबाउट द स्टेडियम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। We have already built stadiums in Houston, Las Vegas and building another new stadium in USA। इन्होंने ये बताना चाहा है कि हम जो है ना, आपको पता है इस कंपनी का काम क्या, फूड का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाती है, प्रॉपर्टी का काम करती है। तो इन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया था कि हम स्टेडियम भी बनाएंगे, और ये बनाएंगे। ये ऑलरेडी बड़े हैवी हैवी स्टेडियम्स बना चुके हुए हैं। एफकेएस ग्रुप कोई हल्का ग्रुप नहीं है भाई साहब, वो तो 200 करोड़ सोच कर आए थे।
उनके माइंड में तो 200 करोड़ की थी बिड, लेकिन होता क्या है कि आपके जितने भी लोग बैठे हुए थे वो इतने में डर गए, उन्होंने आगे बिड ही नहीं की कि चलो अगली में जैसा कहते हैं ना कम रेट में मिल जाएगी, और ऑलरेडी नुकसान हो गया अगली के अंदर उनको। तो एफकेएस ग्रुप कोई हल्का नहीं है, वो बड़ा हैवी ग्रुप है। तो वो न्याज स्टेडियम को रेनोवेट भी करने वाले हैं हैदराबाद में। अब देखो ऐसे मैचेस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर आपको इंटरनेशनल मैच या पीएसएल का मैच करवाना है तो उस शहर के अंदर 5 स्टार होटल होना जरूरी है, उस शहर के अंदर एयरपोर्ट होना जरूरी है। इसलिए तो मैं कहता फैसलाबाद ऑलरेडी सही था, उधर पीसी भी था, उधर एयरपोर्ट भी था। लेकिन चलो सियालकोट के अंदर फायदा यह है कि सियालकोट के अंदर भी स्टेडियम भी है, सियालकोट के अंदर भी जिसको कहते हैं ना एयरपोर्ट भी है और होटल भी उधर है। लेकिन सियालकोट का स्टेडियम भी इस लायक नहीं है, तो उसको रेनोवेट किया जाएगा। बट हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो तो मेरे ख्याल से बंद पड़ा हुआ है या ऑपरेशनल सही तरीके से नहीं है। हैदराबाद के अंदर 5 स्टार होटल नहीं है, और हैदराबाद के अंदर जिसको कहते हैं ना स्टेडियम का भी बुरा हाल है। तो ये जो कंपनी है ना ये इसके ऊपर वर्क करेगी। ये अगर ये हैदराबाद की हैं, इन्होंने कहा है कि हैदराबाद को हमने टीम बनाई है तो हैदराबाद के लिए कुछ करेंगे, तो ये करेंगे। ये बहुत जल्दी आपको चीजें होती हुई नजर आएगी और पीसी भी इसमें इंटरेस्ट लेगा, इनको फुल जिसको कहते हैं ना हैंड मिलेगा, और एक को इनको होम ग्राउंड भी दी जाएगी हैदराबाद से रिलेटेड के हैदराबाद के मैचेस इस ग्राउंड के अंदर होंगे। अब नाम जो ज्यादा सामने आ रहा है वो आ रहा है हैदराबाद हॉक्स आ रहा है, सियालकोट स्ट्रेलियंस, सियालकोट स्ट्राइकर्स, इस तरीके से नाम आ रहे हैं सामने। ये पीएसएल की अपडेट होगी हुई है। रिटेंशन कौन कौन से प्लेयर होने वाले रिटेंशन के अंदर रिटेन, उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी आ जाए जरा एक और मुद्दे के ऊपर, वो है बाबर आजम का। बाबर आजम से रिलेटेड एक बड़ी जरूरी बात मैंने आप लोगों से कहा करनी है। बाबर आजम की मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रही। एक दो मैचेस होते हैं समझ आ जाती है, कंडीशन में अडॉप्ट नहीं हुए, कंडीशन है, लेकिन 7 इनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हुई है बाबर की बिग बैश के अंदर। मार्कस स्टोनस जैसा मीडियम पेसर बाबर को आके उंगलियां कर रहा है, बाबर को आके वो कहते हैं ना उसको तंग कर रहा है, उसके बावजूद बाबर आजम उसके हाथों आउट होके जा रहा है। इसके अलावा बाबर आजम कहते हैं ना तेज खेलना नहीं आ रहा बाबर से, तो बाबर से रिलेटेड जो 2 लास्ट मैच थे 115 और 128 चेस करना था, उसके अंदर भी बाबर आउट होके जा रहा है। बाबर आजम ने सवाल खड़े कर दिए। बाबर आजम प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता, जितनी बाबर ने क्रिकेट खेली, बाबर को तो बॉल हलवा नजर आना चाहिए। प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने जिसको कहते हैं ना पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहिए। बाबर का वो नहीं हो रहा। रिजवान और बाबर बहुत ज्यादा बुरा खेल रहे हैं बिग बैश के अंदर, और मैं ये नहीं बोल रहा, ये स्टैट्स बोल रहे हैं। 7 इनिंग्स 145 रन बाबर के 134 बॉल्स के ऊपर, 134 बॉलों पे 145 बाबर ने किया बिग बैश के अंदर एज एन ओपनर। दूसरी तरफ उसी लीग के अंदर ओपनर जो इसकी टीम का वो कितना तेज खेलता है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट 103 का, एवरेज 24 की, ये बहुत बुरे स्टैट्स हैं। बाबर आजम के लिहाज से, बाबर आजम के लिहाज से बहुत बुरे स्टैट्स हैं। 7 इनिंग्स हो चुकी है, 3 मैचेस बाबर के बचे हैं। बाबर भाई 3 मैचेस में 2 में तो कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाओ कि सिंगल हैंडली मैच जितवा के चले जाओ, कि इज्जत रह जाए। अदरवाइज वो तो बेचारे सिडनी सिक्सर वाले तो मुझे जहां तक लगता है ना वो तो बस फेम हासिल कर रहे हैं और कुछ बात नहीं है। वो अभी भी पोस्ट लगा रहे हैं स्टीव स्मिथ और बाबर आजम को कौन एक साथ देखना चाहता है। मतलब उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि जो प्लेयर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है उस ओपनर को वो लोग ड्रॉप कर देंगे, स्टीव स्मिथ को उसकी जगह ले आएंगे, बाबर के साथ ओपनिंग करवाएंगे, इस तरीके से टीम चलाएंगे। हालांकि वो टीम बड़ी अच्छी है, उसके अंदर यंग टैलेंट बड़ा अच्छा है, वो मैचेस जितवा रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बस व्यूवरशिप वाला भी तो चक्कर है ना। लेकिन बाबर आजम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगले 3 मैचेस में परफॉर्म करे। यार इस चीज को तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता। 103 का स्ट्राइक रेट आपका चल रहा है बिग बैश के अंदर। अगर आप देखो, हम कहते हैं बाबर स्पिन का वीक प्लेयर है, स्पिनिंग कंडीशन में इसलिए स्लो खेलता है। ये तो फास्ट कंडीशन है, फास्ट बॉलिंग जहां हो रही वहां भी आप आउट होके जा रहे हो, तो डेट इज एम्बैरसिंग। बहुत ज्यादा बुरे स्ट्रैट्स हैं ये बाबर आजम के। बाबर आजम को अपनी गेम को निखारना पड़ेगा। आगे वर्ल्ड कप आ गया, और अगर वर्ल्ड कप में नहीं चलता बाबर आजम तो मुझे ही लगता है फ्यूचर में बाबर T20 टीम के अंदर रहेगा भी। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूं, कंसर्न्स खड़े हो चुके हुए हैं। रिजवान की तो क्रिकेट खत्म हो गई, T20 शायद रिजवान अब जिसको कहते हैं ना प्लेटिनम में बिके भी ना। सिमिलरली बाबर का भी मुझे हालात जिसको कहते हैं ना बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आ जाए जरा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के ऊपर। आज है जी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच।
सेकंड T20 पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे शादाब खान। मैं चाहूंगा पाकिस्तान का वही अप्रोच रहे जैसे पहले मैच में रही है, वही टीम रहे। हाँ, एक चेंज करना है तो ख्वाजा नाफे को करो, ख्वाजा नाफे को। आगा को मैं चाहूंगा कि वन डाउन के ऊपर खेले, वन डाउन पे खेलेगा, उसकी फॉर्म वापस आएगी। आउट होता तो है लेकिन उसकी फॉर्म वापस आना जरूरी है बिफोर दी वर्ल्ड कप, क्योंकि वो आपका कप्तान है। बाकी पाकिस्तानी आज का मैच भी जीतता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अगर हो सके तो आप जिसको कहते हैं ना, ख्वाजा नाफे को ट्राई देके देख लीजिए एक मैच के अंदर। लेकिन उसको खिलाएंगे किसकी जगह? उस्मान खान ही निकलेगा, लेकिन वो बेचारा अगर प्लेयर है तो वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो नीचे का प्लेयर नहीं है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। तो ये बड़ा मुसीबत है पाकिस्तान के लिए। विकेट कीपर कोई मिडल ओवर्स का या हिटर्स के अंदर विकेट कीपर कोई पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, जो कि जरूरी है हमारे लिए वर्ल्ड कप से पहले।